आज की कहानी पिछले साल की कहानी है। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के में एक जगह है होशंगाबाद, और उसी होशंगाबाद में एक इलाका आता है जिसका नाम है बानापुरा। बानापुरा के इस इलाके में एक परिवार रहा करता था। योगेश जिसकी उम्र 35 साल, उसकी वाइफ सुनीता जिसकी उम्र करीब 32 साल, और इन दोनों का एक 12 साल का बेटा दिव्यांशु। खुशहाल परिवार, सब कुछ ठीक था। जहाँ पे ये रहता था योगेश, वहीं पे इसने अपनी दुकान खोल रखी थी। दुकान ठीक ठाक चलता। इसकी वाइफ ने भी एक छोटा मोटा वहीं घर के साथ ही लगा हुआ दुकान उसने खोल रखा था, क्योंकि बेटा स्कूल चला जाता, वो खाली रहती, तो उसने कहा चलो पति की मदद करेंगे, दोनों मिलकर कमाएंगे। तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, माली हालत भी अच्छी थी। 4 नवंबर 2021 की सुबह आमतौर पर योगेश अपनी दुकान, चूँकि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की भी चीज़ें होती थी उसकी दुकान में, तो वो 6 बजे दुकान खोल लिया करता था। लेकिन 4 नवंबर 2021 की सुबह 6, 7, 8, 9, 10 बज गए, दुकान नहीं खुली। अब लोगों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है, और योगेश वक्त पे दुकान खोलता है, और उसे मालूम है कि आसपास के लोग जो हैं वो ज़रूरत के सामान लेने के लिए सुबह सुबह उसी के पास आते हैं। फिर लोगों ने सोचा कि हो सकता है दिवाली है, अमावस्या की रात है, तो वो योगेश अपने पिता के पास चला गया हो। उसके जो पिता थे वो वहीं पे एक थोड़ी दूरी के पास एक जगह है आंवली घाट, तो वहाँ पे उनका पूजा सामग्री का बेचते थे, उसकी दुकान वुकान थी। तो अक्सर अमावस्या या ऐसे कोई भी ख़ास मौके पर जब पूजा वूजा होती तो योगेश अपने परिवार के साथ उन्हीं के पास चला जाता। तो मोहल्ले वालों को भी यही लगा कि शायद आज दुकान न खुलने की वजह यह है कि वो अपने पिता के पास गया। सुबह से शाम हो गई, दुकान खुली नहीं। लेकिन फिर देर शाम 5-6 बज गए, अचानक मोटरसाइकिल पर एक नौजवान आता है और योगेश के घर के दरवाजे को खटखटाता है। काफ़ी देर तक खटखटाता है, अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तब तक कुछ पड़ोसी आ जाते हैं, तो बताता है कि मैं असल में आज आंवल घाट गया था और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से। उन्होंने कहा कि तुम उधर जा रहे हो, यानी इस इलाके में, तो वहाँ मेरा बेटा है, उसका घर है, ये पता है, तो इसको कुछ ये प्रसाद और बाकी चीज़ें दे देना। तो ये मैं प्रसाद देने के लिए आया। अब मोहल्ले वाले ने सुना तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो मान के चल रहे थे योगेश अपने पिता के पास गया, पिता प्रसाद भेज रहे हैं, मतलब वो गया ही नहीं, तो फिर योगेश कहाँ है। अब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। सुबह से घर से कोई बाहर नहीं निकला, वो बाहर नहीं गया। 2 मंजिला मकान, 2 अलग अलग दरवाजे। अब उस मोटरसाइकिल सवार ने कहा कि चलिए मैं देखता हूँ, दरवाज़ा तो पिता खोला नहीं। तो वो दूसरे दरवाजे के पास गए, वहाँ पर एक खिड़की थी, जाली थी। उसने उचक कर उस खिड़की से झांका, जैसी झांका उसकी चीखें निकल गई। सामने दिखाई दिया कि बेड पे खून से सनी हुई लाशें पड़ी हैं। बदहवास नीचे उतरा। कुछ पड़ोसियों ने देखा, यकीन हो गया। इसके फ़ौरन बाद लोकल पुलिस को कॉल किया गया। लोकल पुलिस आती है, दरवाज़ा को तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है। अंदर कमरे के योगेश, उसकी बीवी और बेटे, तीनों की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, और घर के कुछ सामान इधर उधर अस्त व्यस्त थे। अब एक साथ घर में 3 लाशें, पूरा मोहल्ला दंग रह गया। पूरे मोहल्ले में एक तरह से खौफ, दहशत फैल गई कि ये मामला क्या है। अब पुलिस ने भी यहाँ से तफ्तीश शुरू की। आला पुलिस अफसरों को जब पता चला कि एक ही घर में 3 लाश मिली और वो भी मर्डर का केस है, तो उनके भी हाथ पाँव फूले, सब भाग कर आए वापस वहाँ पे। अब उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया, घर की तलाशी ली। घर में उन्हें कुछ और तो नहीं मिला, लेकिन दीवारों पर खून के छींटे मिले। ऐसा लगा कि जब कत्ल किया गया तो खून छलक कर इधर उधर भी गिरा। साथ ही उस घर के अंदर एक दीपक जलता हुआ नजर आया, और पूजा की कुछ सामग्री दिखाई दी। फॉरेंसिक टीम आई, जांच वाँच हुई, साथ में खोजी कुत्ते को लाया गया। अब जब खोजी कुत्ता आया तो खोजी कुत्ते को घर में कुछ चीज़ें सुंघाई गई, और उसके बाद वो कुत्ता वहाँ से निकलता है, और बानापुरा ये इलाका जो था, वो कुत्ता वहाँ से निकलकर तेज़ी से बानापुरा रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचता है और वहाँ जाकर रुक जाता है। अब घर से लेकर योगेश के वो बानापुरा रेलवे स्टेशन तक आया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक गया। पुलिस ने इससे अंदाज़ा ये लगाया कि जो भी कातिल है, कत्ल करने के बाद वो रेलवे स्टेशन आया और उसने यहाँ से ट्रेन पकड़ी और फिर यहाँ से निकल गया। लेकिन चूंकि 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद कुत्ते ने आगे कोई सुराग दिया नहीं, तो आगे अंधेरा, पुलिस के हाथ खाली। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश को फिर भी आगे बढ़ाई।
लोग भी परेशान थे। 3 कत्ल, तब तक योगेश के पिता और बाकी फैमिली वाले को खबर दे दी गई थी, वो भी पहुंच चुके थे। अब पुलिस ने सबसे पहले पता किया कि योगेश से किसी से दुश्मनी तो नहीं है। तमाम लोगों से पूछताछ की, पता चला बहुत ही अच्छा परिवार, कोई दुश्मनी नहीं। घर में भी सबका ठीक ठाक, पति पत्नी के बीच भी अच्छे रिश्ते, बेटे के साथ भी अच्छा रिश्ता, जो कज़न हैं, बाकी माँ बाप हैं, उनके साथ भी अच्छा रिश्ता। तो फिर क्या, आखिर कौन है कातिल? पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी रही थी। अब इसी दौरान में पुलिस ने तमाम लोगों से बात की। योगेश के पिता से अब बात करनी शुरू की। उनका नाम था विनोद नामदेव, योगेश के पिता, जो पूजा सामग्री बेचा करते थे। तो उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक था, माली हालत भी ऐसी कोई बुरी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ वक्त पहले उसके घर में एक चोरी हुई थी और कुछ जेवर बहू के और कुछ पैसे चोरी हो गए थे। उसके बाद हमें पता चला था कि उसने किसी तांत्रिक को बुलाया था। उस तांत्रिक ने कहा था कि हम तुम्हारे चोरी का माल वापस ला देंगे। तो पुलिस ने कहा कि चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखाई? उन्होंने कहा नहीं लिखाई। तो पुलिस ने पूछा क्यों नहीं लिखाई? तो उन्होंने कहा शायद उस तांत्रिक के भरोसे पर आ गए थे। इसी दौरान में योगेश का एक कज़न जिसका नाम गणेश, अब उससे पुलिस ने पूछताछ की। उसने कहा हाँ, भैया के घर पे अब हमेशा एक तांत्रिक आया करता था और उसने कहा कि कुछ वक्त पहले भाभी के कुछ जेवर और पैसे गायब हो गए थे। अब वो बहुत परेशान थी। योगेश कहता था कोई बात नहीं, मिल जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से कुछ वक्त बीता, फिर घर में चोरी हो गई। अब दूसरी बार चोरी हुई तो सुनीता घबरा गई। उसने कहा कि हमारे घर में पक्का कोई साया है, कोई प्रेत है, किसी ने नज़र लगा रखी है। तो उसने कहा नहीं, हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। उसने कहा पुलिस से कुछ नहीं होगा, ये तो झाड़ फूक का मामला है, किसी तांत्रिक से ही ये सब कुछ मिलेगा और हमारे जेवर बड़े हमारे लिए यादगार हैं, तो वही दिला सकता है। अब योगेश परेशान, इन चीज़ों को मानता नहीं। सुनीता फोर्स कर रही है। मतलब तभी ये गणेश, योगेश का जो कज़न है, उसने एक रोज़ भाभी से कहा कि भाभी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ और वो हरदा ज़िले में एक शख्स है जिसका नाम है गणेश काशिफ, और वो उसके बारे में है कि वो चोरी हुआ माल वापस ले आता है, गड़े मुर्दे कहाँ, वो गड़े खजाने कहाँ पे, वो भी ढूंढ निकालता है। बहुत ही पहुँचा हुआ तांत्रिक है। सुनीता खुश हो जाती है, कहती भैया किसी तरह बुलाओ उसको। हरदा तक मैसेज जाता है। उसका कहता है कि वो तांत्रिक इस घर में कई बार आया। अब पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि एक तांत्रिक घर आता है। मौका वारदात के दिन जब ये लाश मिली, घर में एक दिया जल रहा था, पूजा की सामग्री थी। पुलिस ने उसको भी उससे जोड़ा और उस रात अमावस की रात थी। अब पुलिस ने इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद कहा कि उस हरदा के तांत्रिक को पूछताछ के लिए पहले बुलाया जाए। पुलिस की एक टीम हरदा गई और फिर वहाँ से गणेश काशिफ, जो तांत्रिक, बिल्कुल नौ उम्र, बहुत बड़ा नहीं, 25-26 साल का, उससे भी बल्कि कम। पुलिस को पहले देखकर तो यकीन ही नहीं आया कि ये तंत्र मंत्र और तांत्रिक इतना सब कुछ हो सकता है। लेकिन खैर उससे पूछा। उसने कहा हाँ, कुछ वक्त पहले इनके घर में चोरी हुई तो मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा था ठीक है, आपके चोरी के पैसे वापस दे देंगे, और बस इतना ही था सब कुछ। पर पुलिस ने फिर सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर तांत्रिक ने अपना मुंह खोला और फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मुझे इस परिवार के लोगों ने संपर्क किया था, घर में जेवर और पैसे चोरी हो गए थे, और मैं इंद्रजाल नाम की एक किताब पढ़ रहा था और मुझे तंत्र मंत्र और इन चीज़ों को, गड़े खजाने और ये सारी चीज़ों को हासिल करने का बड़ा शौक़ है, और मुझे यकीन है कि इसके लिए विद्या है और एक अच्छा तांत्रिक इन चीज़ों को ढूंढ सकता है। तो हमने उनको कई चीज़ें दी, ताबीज़ दिए, पूजा सामग्री दी, कुछ बताया ये उपाय करो, और उनके घर में कई बार हवन भी किया। वो हमें पैसे देते। धीरे धीरे मैं काफ़ी पैसे ले चुका था, पर खोया हुआ, चोरी हो गया सामान मिल नहीं रहा था, उधर प्रेशर भी था। इस दौरान में अब फिर अचानक अमावस्या की रात आने वाली थी, दिवाली के दौरान। तो इस तांत्रिक ने ये सुना था कि अगर अमावस्या की रात इंसान की बलि दी जाए तो उसके अंदर अजीब सी शक्ति आती है, एक ऐसी शक्ति जो उसको एक बेहतरीन तांत्रिक बनाएगा और जिसके ज़रिए फिर वो खोए हुए धन, चोरी गया माल, गड़े हुए ख़जाने, इन सब को ढूंढने और इन सब का पता लगाने की बेपनाह शक्ति उसके पास होगी। अभी उसने सारी किताबें यही दिन भर पढ़ता रहता था। अब उसके बाद उसे लगा कि
अगर अमावस्या की रात मैं बलि दूं तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन बलि का मतलब फिर अब इंसानों को मारना, क्या करें। इसी दौरान में सुनीता और योगेश के घर पे चोरी गया माल ढूंढने के लिए इसको संपर्क किया गया। ये आता जाता, काफ़ी पैसे भी ले लिए, हज़ारों रुपए। लेकिन अब एक तांत्रिक पुलिस तो है नहीं जो अपनी विद्या से ये बताए कि ये पैसा किसने लिया, कहाँ किसने चुराया। तो वो टाल रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। पैसे, सामान, जेवर मिल नहीं रहे थे। इसी दौरान में अब उसे याद आया कि एक तरफ पैसे ले रहे हैं, दूसरी तरफ अमावस्या की रात नज़दीक है और उसको सबसे बड़ा तांत्रिक बनना था। उसे अपार शक्ति चाहिए थी ताकि वो बेहद धनवान हो जाए, अमीर हो जाए, और कहाँ कहाँ खजाने गड़े हुए हैं ये सारी चीज़ों का उसको सुराग मिल जाए। बट उसके लिए फिर वही जो कुछ उसने पढ़ा, कुछ बात की, तो उसका ये था कि इसके लिए बलि देनी ज़रूरी है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि सुनीता का परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है खोए हुए अपने पैसे और जेवर को वापस पाने के लिए। उसने कहा कि अगर इनकी बलि दे दूं तो मेरा काम भी हो जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा और मुझे तमाम शक्तियां मिल जाएंगी। इसी के बाद बड़ी प्लानिंग के साथ एक रोज़ ये गया और सुनीता को कहा कि देखो, अब तक जो कुछ मैंने किया है, ताबीज़ से लेके सब कुछ, अब आखिरी मौका आ गया और इस बार गारंटी है कि तुम्हारा चोर भी पता चल जाएगा, चोरी गया माल भी मिल जाएगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि अमावस्या की रात तुम्हारे घर पर एक तांत्रिक साधना करो। सुनीता इन सब चीज़ों के जाल में फंसी हुई थी। योगेश ने उसे समझाया भी, लेकिन सुनीता मानी नहीं। बीवी के दबाव में आकर योगेश तैयार हो गया। उसके बाद इस तांत्रिक ने उसे कुछ एक लिस्ट दी कि ये सामान लेकर आओ, और वो सारे सामान पूजा सामग्री के आ गए। फिर इसने कहा कि ये जो मैं स्पेशल पूजा करूँगा, साधना, ये तुम्हारा परिवार नहीं देखना चाहिए, मतलब न योगेश, न सुनीता, न उसका बेटा दिव्यांशु, होगा घर में। अब उसके बाद ये जो 3 नवंबर 2021 की रात सुनीता के घर पहुंच गया अपने एक और साथी मोनू को लेकर। अब ये 2 लोग पहुंचे। इसने मोनू को पहले ही सब बता दिया था कि देखिए ये है। मोनू तैयार हो गया लालच में। ये लोग वहाँ पहुँचे करीब रात बजे। अब पूजा पाठ की तैयारी में लग गए। ये भी इन्होंने कहा था कि हम खाना खा कर जाएंगे और पूजा में काफ़ी समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम लोग खाना खा लेना और खाना खाकर तुम लोग आराम करना, क्योंकि पूजा तो तुमको देखनी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल साधना है। तो सुनीता मान गई, खुश हो गई। उसके बाद उसने एक पुड़िया दिया सुनीता को। उसने कहा ये भभूत है, तुम जो भी सब्ज़ी बना रही हो उसमें डाल देना, इससे सारी बलाएँ दूर हो जाएंगी। और वो एक भभूत भस्म जैसी चीज़ उसने उसको दे दी कि इसको सब्ज़ी में डालनी है। सुनीता खुश हो गई। उसे लगा कि आज तो कल्याण हो जाएगा, आज स्पेशल पूजा भी है, सब कुछ ठीक होगा, पैसे मिल जाएंगे। उसने खाना खाया। तांत्रिक ने कहा कि अब तुम दोनों आराम करो, जब पूजा खत्म होगी हम तो तुम्हें उठा लेंगे। तीनों अपने कमरे में चले गए। वो भभूत असल में बेहोशी की दवा थी। तीनों ने खाना खाया, तीनों बेहोश हो गए। अब देर रात करीब 2 घंटे तक अनुष्ठान किया इसने उसी घर में। पर यह अनुष्ठान चोरी गए सामान को वापस लाने के लिए नहीं था, बल्कि इंसानों की बलि देने से पहले किया जाने वाला जो भी उसने पढ़ा था वो कर रहा था। 2 घंटे तक अनुष्ठान किया। रात के करीब 12 बजे के आसपास इसने अब ये चेक करना था कि वो तीनों सो गए, उनके ऊपर बेहोशी की दवा ने असर किया कि नहीं। तो ये उठता है, आवाज़ देता है, पहले सुनीता को, फिर सोनू को, फिर दिव्यांशु को। उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर ये चुप से अंदर दाखिल होता है। जब अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि 3 बिस्तर पर हैं, बेसुध हैं। फिर ये अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था। उस वजनी चीज़ से तीनों के सर पे वार करता है और उससे पहले वहाँ पे दिया विया सब कुछ जलाता है और तीनों का एक एक कर वो कत्ल कर देता है। तीनों विरोध नहीं करते कि कोई, तीनों बेहोश थे। उस भभूत के नाम पर ऑलरेडी खाने में वो बेहोशी की दवा खा चुके थे। फिर ये दोनों कत्ल करने के बाद उस घर में रखे बाकी पैसे, बाकी जेवर उठाते हैं। मोटरसाइकिल से आए थे, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। फिर उनमें से एक उसी स्टेशन पे जाता है और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ कर चला जाता है। और ये जो तांत्रिक है ये अपने गांव पहुँच जाता है, हरदा। और इस तरीके से एक परिवार, ख़ास तौर पर सुनीता, जिसे उम्मीद थी कि ये तांत्रिक जो है उसके खोए हुए, चोरी गए पैसे वापस ले आएंगे,
उस अंधविश्वास के चक्कर में एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई इंसानी बलि के नाम पर। आज हम बेशक 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें ये सिर्फ बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटी की नहीं, हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों की, छोटे छोटे गाँवों की, तहसीलों की, कस्बों की, तो हमें आपको शायद थोड़ा सा लगेगा ये क्या बेवकूफ़ी है कि ऐसी चीज़ों पे लोग कैसे विश्वास करते हैं, लेकिन वहाँ हर तरफ आपको मिलेंगे ऐसे अंधविश्वासी लोग, ऐसे जल्दी यकीन करने वाले, धोखा खाने वाले, और ऐसे तमाम तंत्र मंत्र की दुकान चलाने वालों की तो बेशुमार तादाद है। और वो इंसान की इसी कमज़ोर नफ्स का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन लूट पाट एक तरफ, अब उसी तंत्र मंत्र के नाम पर अपने ही जैसे इंसान की बलि लेना सोच से परे की चीज़ है। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि कभी भी इंसान को, क्योंकि ये सब चीज़ की शुरुआत होती है लालच से। अगर हमारा कुछ खो गया या हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो अच्छा वैसे तो नहीं मिल रहा तो चलो वो दिला देंगे, वो तंत्र मंत्र से मिल जाएगा, वो तांत्रिक बाबा कुछ कल्याण कर देंगे। तो मैंने जैसा शुरू में कहा, अगर हम यही सोचें कि जो दूसरों को अमीर और रईस बना सकता है, अगर वो ख़ुद उस हाल में नहीं है, बड़ी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो वहीं से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कोई भी आज के इस दौर में लालच इतना भरा हुआ है कि दूसरों को कोई पैसे देने से पहले खुद ही हड़प लेता है। तो एक शख्स जिसके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, गड़े ख़जाने, चोरी गए पैसे, जेवर को वापस ला सकता है, तो अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और यहीं पे लोग शिकार बनते हैं। तो सावधान रहिए ऐसी चीज़ों से, और आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए ताकि ऐसा कोई नुकसान ना हो।